सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात स्वागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. समोर दीदी नीलम ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पार्पण करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. थँक्यू. मी प्रमुख पाहुणे दीदी पी.के. श्रेया तसेच डॉक्टर अशोक सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. त्यानंतर दीदी पी.के. श्रेया यांना विनंती आहे की त्या दीपप्रज्वलन करतील. त्यानंतर दीदी निलिमा यांना विनंती आहे की त्यांनी दीपप्रज्वलन करायचं आहे. त्यानंतर आपले मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपप्रज्वलन करत आहेत. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. थँक्यू. सर्व इथे आपल्या हॉस्पिटलच्या वतीने मी स्वागत करत आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. बात सच गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर। मजरू सुल्तानपुरी साहब की गज़ल का एक शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही कुछ हमारे मुंबई बंदर का कारवां है। हम चल रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। मुंबई बंदर प्राधिकरण अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और सभी अधिकारीगण तथा कर्मचारी भाइयों और बहनों को इस मंच में से डॉक्टर दर्पणा पटेल, इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम मुंबई पतन के कर्मचारी प्रतिज्ञा करते हैं कि एक टीम के रूप में समर्पण और जुनून के साथ हमारे पतन के दृष्टिकोण की दिशा में काम करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें उच्चतम मानकों के लिए प्रयास करेंगे। प्रभावी ढंग से एक साथ काम करेंगे और खुले तौर पर और सम्मानपूर्वक संवाद करेंगे। अपने सभी कार्यों में ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखेंगे। विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करेंगे और एक सहायक और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा दें। हम अपने ऐतिहासिक पतन की सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। माननीय प्रमुख आदरणीय निवृत्त कर्मचारी, हितधारक, सर्व अधिकारी, सर्व सहकारी कर्मचारी आणि उपस्थित मान्यवर, आपण सर्वांना माझा नमस्कार. आज आपण सर्वजण मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या 154व्या स्थापना दिन साजरा करण्यासाठी इथं एकत्र आलो आहोत. या आनंदाच्या प्रसंगी आपल्या समोर मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मला अत्यंत आनंद होत आहे. सर्वप्रथम आज कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या आदरणीय आध्यात्मिक गुरूंचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. त्यांच्या विचारांमधून आपल्याला चांगले संस्कार, सेवाभाव, प्रामाणिकपणा व मानवतेची प्रेरणा मिळेल. त्यांच्या उपस्थितीमुळे आजच्या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ही देशातील एक ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित
संस्था आहे. गेली 154 वर्षे ही संस्था देशाच्या व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. अनेक पिढ्यांच्या परिश्रम, समर्पण आणि प्रामाणिक कामामुळे आज मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आजच्या या कार्यक्रमात आपल्या निवृत्त कर्मचारी आणि हितधारकांचा सत्कार करण्यात येत आहे. हा आमच्यासाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. आपल्या निवृत्त सहकाऱ्यांनी अनेक वर्षे मेहनत घेऊन संस्थेच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्यामुळेच आज आपण या यशस्वी टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. त्यांच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. वैद्यकीय विभाग प्रमुख म्हणून मला अभिमानाने सांगावसे वाटते की मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचा वैद्यकीय विभाग हा एक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियाची आरोग्याची काळजी घेणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. आपल्या रुग्णालयामार्फत आपण जवळपास 60,000 लाभार्थ्यांना आरोग्यसेवा देतो. यामध्ये कार्यरत कर्मचारी आहेत, निवृत्त कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे कुटुंबीय पण समावेश आहे. आपल्या रुग्णालयात आपण OPD म्हणजे इंडोर ॲडमिशन्स, कॅज्युअल्टी, सर्जरीज, देन ICU, रेडिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, फिजिओथेरपी, फार्मसी अँड मेनी मोर अशा सर्वच सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त कर्मचारी यांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा देण्याचा आमचा सतत प्रयत्न आहे. रुग्णांची सेवा ही आमच्यासाठी केवळ नोकरी नसून एक जबाबदारी आणि समाजसेवा आहे. आमचे डॉक्टर, आमचे परिचारिका, टेक्निशियन्स आणि सर्व कर्मचारी दिवस रात्र मेहनत घेऊन ही सेवा प्रामाणिकपणे बजावत आहेत. या सर्व सहकाऱ्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. आपले रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातही योगदान देत आहे. येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे डॉक्टर प्रशिक्षण घेत आहेत आणि भविष्यातील स्पेशालिस्ट डॉक्टर घडवण्याचे कामही आपल्या संस्थेमार्फत होत आहे. ही बाब आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची आहे. आपण आपल्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण करत असताना भविष्यातही अधिक चांगल्या सेवा देण्याचा संकल्प करूया. गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा, सेवाभाव आणि टीमवर्क यांच्या बळावर मुंबई पोस्ट प्राधिकरण अधिक प्रगती करेल याची मला खात्री आहे. परमपूज्य गुरुजनांचे आशीर्वाद, निवृत्त सहकाऱ्यांचा अनुभव, हितधारकांचे सहकार्य आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे समर्पण यामुळे मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाची प्रगती अशीच सुरू राहील आणि संस्था भविष्यातही नवे यश संपादन करेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे. मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या 154व्या स्थापना दिना जय हिंद. माझ्यातर्फे वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा. आजच्या प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून देणं ही माझ्यासाठी अतिशय सन्मानाची गोष्ट आहे. श्रेया दीदी या इथे आल्यानंतरच आजूबाजूचं वातावरण, पॉझिटिव्हिटी, स्पिरिच्युअल विजडम या सगळ्यांनी भरून गेलेलं आहे. आज WHO अशी डेफिनेशन आहे, हेल्थ इज not merely absence of disease but physical, mental and social well-being. आपण खूप सारी संशोधनं केली, नवीन ऑपरेशनं केली, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट, मेडिसिन्स, रोबोटिक सर्जरी हे करून आपण फिजिकल हेल्थ नक्की साध्य केलेली आहे. पण मेंटल हेल्थचं काय? आपल्या सगळ्यांना सध्या मेंटल हेल्थचे प्रॉब्लेम जाणवत आहेत. लोनलीनेस, इमोशनल एक्झॉशन, एन्झायटी, सायकोसोमॅटिक डिसीजेस म्हणजे डिसीजेस ज्याचं ओरिजिन सायकोलॉजिकल असतं पण फिजिकली प्रेझेंट होतात, अशा सर्व डिसीजेसचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. अशा वेळी आपला फोकस मेंटल हेल्थवर आपण शिफ्ट करायची वेळ आलेली आहे. श्रेया दिदी यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य लोकांना आनंदी, तणावमुक्त जीवन कसं जगावं हे शिकवण्यासाठी समर्पित केलेलं आहे. स्पिरिच्युअल प्रिन्सिपल्सचा वापर, त्यांची सोप्या भाषेतील शिकवण हे सर्व नव्या युगाच्या या प्रॉब्लेमवर मात करायला आपल्याला नक्कीच मदत करतील. आज ते आपल्याला हेल्दी माइंड आणि कंपॅशनेट केअर या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. दीदी, वी आर डीपली ऑनर्ड बाय युअर प्रेझन्स अँड इगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू युअर व्हॅल्युएबल गायडन्स. ॲज पर रिक्वेस्ट, वी विल just remember the
God for 1 minute and then she will start her speech. कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। आज आप सभी का एनुअल डे है, बहुत खुशी का दिन है। आप सभी वो सामने बैठे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देने में लगाया है, लेकिन जिसको सदा देना है वो खुद कैसा होना चाहिए। मुझे अगर सारा दिन देना है औरों को, तो देने वाला अंदर से कैसा होना चाहिए? खुद भरा होना चाहिए कि नहीं? पॉजिटिव होना चाहिए। हम हॉस्पिटल के अंदर बाहर तो लोगों से बात करते हैं स्ट्रेस आदि की, पर डॉक्टर्स को भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, एंगर भी होता है और अगर ये सब कुछ होता है तो हम जब जिसको ट्रीट करने के लिए आते हैं वो तो बेचारा पहले ही दर्द में है, और अगर हम भी दर्द में हैं तो कभी कभी हम उसके दर्द को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते हैं? आपको लगता है मेडिटेशन ज़रूरी है? Do you think? Is it possible that we have a very comfortable life, a very successful life, but not necessarily a very happy life? ये हो सकता है? एक comfortable life होना, एक successful life होना और हैप्पी लाइफ होना, उसमें अंतर है कि वो चीज़ सेम है? ऐसा हो सकता है कि बहुत कंफर्टेबल है और सफल भी है, दुनिया के स्टैंडर्ड से सफल भी है, क्योंकि दुनिया किसको सफल मानती है? जहाँ पोजीशन है, अचीवमेंट है, अच्छी सैलरी है, अच्छा मकान बन गया, अच्छे सुख साधन आ गए, कहते हैं ये सफल है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मटीरियल लेवल पर, कंफर्ट लेवल पर सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि तनाव है, चिंता है, बेचैन है और जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्योंकि खुशी क्या है? खुशी क्या है? एक्सपर्टीज हासिल करी, वो ये थी कि हम लोगों को ट्रीट कर सकें। ट्रीट करना और हील करना दोनों में अंतर है। तो आपको सिर्फ ट्रीट करना है कि उनको हील भी करना है? दोनों करना है ना। और हीलिंग एक एनर्जी होती है। मन क्या करता है सारा दिन? मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है, आपको लगता है? टाइम है आपके पास? टाइम नहीं है? किस किस के पास बिल्कुल टाइम नहीं है? अब सब मुस्कुरा रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है, हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग है, तन भी है और बीइंग भी है। जो चीज़ें हैं अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे डेटोरेट होंगी ही। मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो हमने कर लिया, हमारे पास टाइम है तो हमने कर लिया, हमको अच्छा लगता है तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आपकी बॉडी है तो अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या चाहिए? दो चीज़ें जो आपको देना ही पड़ेगा ना उसको, अगर बॉडी हेल्दी चाहिए तो कौन सी दो चीज़ें हैं? फूड एंड एक्सरसाइज। अब आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। नहीं भी टाइम होगा तो आप टाइम निकाल करके भी खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे?
3 बार नहीं खाएंगे तो 2 बार खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, टाइम पर नहीं खाएंगे तो आगे पीछे खाएंगे, पर खाएंगे तो है ना, क्योंकि शरीर उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो शरीर को न्यूट्रिशन भी चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज भी चाहिए, तो वो हेल्दी रहता है। हम उसके लिए ये नहीं कह सकते मेरा मन नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पास टाइम नहीं है, वो चलना ही बंद हो जाएगा। होगा ऐसा कि नहीं? ऐसे हम सिर्फ बॉडी तो नहीं है ना, हम ह्यूमन बीइंग है। हमने बॉडी का ध्यान रखा और बीइंग का ध्यान नहीं रखा, और सिर्फ ये कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो धीरे धीरे वो जो बीइंग है, जिसके लिए हम कहते हैं वो पीसफुल बीइंग, लविंग बीइंग, कंपैशनेट बीइंग, आज वो लविंग, पीसफुल, कंपैशनेट ना होने की जगह कैसी हो गई है? थोड़ी सी कैसी हो गई है? थोड़ी सी जल्दी जल्दी थक जाना, जल्दी जल्दी अपसेट हो जाना, जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाना। और इस एनवायरनमेंट में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं तो वहाँ के वाइब्रेशन में एनर्जी कौन सी होती है? सारा दिन आपके पास जो लोग आ रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप स्टाफ हैं, आपके पास जो लोग आते हैं वो सारा दिन खुशी की एनर्जी नहीं लेकर आ रहे ना। आपके पास जो आ रहे हैं वो कौन सी एनर्जी लेकर आ रहे हैं? एक ही ऐसा प्रोफेशन है ना। बाकी सब जगह कोई मॉल में जा रहा है, बड़ा खुशी में जा रहा है, सिनेमा देखने जा रहा है, खुशी में जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में तो कोई खुशी में नहीं आता, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो उसका परिवार है। करता है एक ही बात समझाओ, सारी राम कथा करो, उसके बाद फिर वही सवाल पूछता है, आते हैं ऐसे कि नहीं आते? और हम उनसे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी टोन हमारी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है, हार्श भी हो जाती है। पहली चीज़, वो पेशेंट के पास इतनी पावर है, इमेजिन करके देखो, वो एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो आपको क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब दोनों में से पावरफुल कौन हुआ? और ये पावर आपने उसको क्यों दी हुई है? क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन पीसफुल रहना, हैप्पी रहना, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए, किसी के लिए नहीं। अब हुआ क्या? वो वहाँ पर आया, उसने एक ही बात बार बार पूछी, हमें लगता है उसने मुझे इरिटेट किया। उसने इरिटेट नहीं किया, उसने जो पूछा वो तो ठीक था। उसके पूछने के बाद क्या चलना शुरू हो जाता है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, सब हमारे अनुसार नहीं होंगे। हमें लगेगा हर कोई जो आएगा वो मेरे अनुसार होगा, हर एक समय पर पहुंचेगा, प्यार से बात करेगा, मैं बोलूँगा तुरंत समझ जाएगा, पीपल एंड सिचुएशंस आर गोइंग टू बी माय वे, वो नहीं होने वाला। ट्रुथ क्या है? ना लोग हमारे अनुसार होते हैं, ना परिस्थिति हमारे अनुसार होती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो हमारे अनुसार हो सकता है, वो है एक है परिस्थिति। परिस्थिति माना पर, बाहर से आए। अगला पेशेंट आया है, वो कैसा होने वाला है मुझे नहीं पता, सड़क पर कितना ट्रैफिक होने वाला है मुझे नहीं पता, कौन कैसे व्यवहार करेगा नहीं पता ना। परिस्थिति, सिचुएशन, इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट व्हाट इज इन माय कंट्रोल? What is in my control? Situation is not in my control. Other people are not in my control. What is one thing which is in my control? My mind. Am I taking care of it? So in that moment जब वहाँ पर कोई नेगेटिव बात कर रहा है, अब इस मन ने सोचना है। ये एक फैक्ट्री की तरह है जिसने एक के बाद एक थॉट क्रिएट करना है, लेकिन अब कौन सा थॉट क्रिएट करना है वो किसकी चॉइस है? वो हमारी चॉइस है। अच्छा, आप एक बात बताएं, थॉट अपने आप आता है? जैसा सीन सिचुएशन होती है अपने आप आता है, क्या हम क्रिएट करते हैं? अपने आप आता है ना, जैसी बात होती है अपने आप आ जाता है, राइट? अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, सबको दूर तक दिखाई दे रहा है। आप सबको इसके बारे में एक थॉट क्रिएट करना है, बोलना नहीं है, केवल अपने मन में क्रिएट करना है। क्या सभी ने?
किस किसने कर लिया? अच्छा ठीक है, कोई भी शेयर करेगा? हाँ जी। That is more very beautiful creation of God. Wonderful, thank you. और उन्होंने कहा ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। इसको देख करके क्या थॉट क्रिएट किया, क्या आया आपके मन में? एनीबडी? हाँ जी, वहीं से बोल दे। वेलकम करने के लिए बहुत अच्छा लव और रिस्पेक्ट का साइन है, वेरी नाइस। और इट कुड बी वेरी सिंपल ऑल्सो। क्या थॉट आया इसको देख करके? कि जब हम कोई सीन या परिस्थिति होती है, थॉट अपने आप आ जाता है। अगर ये एक ही चीज थी, अगर ये चीज थॉट क्रिएट करती तो सबके मन में एक ही थॉट आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? हम कहते हैं परिस्थिति ट्रिगर करती है, ट्रैफिक बहुत इरिटेटिंग है, व्यक्ति बहुत इरिटेटिंग है, ये ऐसे करता है, वी शिफ्ट द ब्लेम। हम कहते हैं मैं ऐसा इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है, मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि बात ही ऐसी थी। अभी तो हमने कोई बात की बात नहीं करी, एक चीज थी। अगर वो चीज मेरे मन में थॉट ट्रिगर करती है तो वो सबके मन में जो थॉट ट्रिगर होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। पर सबके मन में सेम नहीं होता है, विच इज अ साइन कि ये थॉट अपने आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइस है, ऑप्शन है कि नहीं? ये मशीन है जो मेरे हाथ में माइक है, ये मशीन है, मशीन के पास ये ऑप्शन नहीं है। मैं जो इसमें बोलूँगी वो आप तक पहुँचेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग के नाते हमारे पास चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं। अब हम चूज करेंगे क्योंकि हमें अपना ध्यान रखना है। हम ये किसी के लिए नहीं कर रहे, मुझे मेरे मन की शांति, मेरे मन की खुशी के लिए करना है। अब सामने एक पेशेंट है जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, एक चॉइस है इस प्रकार से सोचना, कितना इरिटेटिंग है, समझता नहीं है, बार बार पूछता है, समझाओ तो भी नहीं समझता, बात ही नहीं मानता। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो सबसे पहला नुकसान किसका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? इस पे दाग लगते जा रहे हैं, इस वाइट के ऊपर दाग लगते जा रहे हैं। ये मन वाइट था, पीसफुल था, 100% था, इस पर दाग लगते लगते वो पीस किस में कन्वर्ट होती जा रही है? हमारी एक एक सोच से फ्रॉम पीसफुल बीइंग आई एम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन इरिटेबल बीइंग। पता भी नहीं चलेगा। और हम ब्लेम किसको करेंगे? वो ऐसा था। वहीं पर ही आपने कभी देखा कोई डॉक्टर के लिए वो पेशेंट बहुत इरिटेटिंग होता है और कोई डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे को तो कभी भी इरिटेटिंग नहीं लगा। अब क्रिएट कर सकता है। आजकल के जो कईयों को तनाव है, जैसे डायबिटीज़ आप कहते हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, कम उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्या इन बीमारियों का मन से कुछ लेना देना है? डू यू थिंक स्ट्रेस का फैक्टर है इसके अंदर? मन बीमारी क्रिएट कर सकता है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, तो क्या मन अगर बीमारी क्रिएट कर सकता है तो मन बीमारी को ठीक कर सकता है? मतलब एक फैक्टर, कंप्लीटली तो नहीं कर सकता, पर क्या हीलिंग को फास्ट कर सकता है? कर सकता है। किसका मन हीलिंग को फास्ट करेगा? सिर्फ पेशेंट का? सिर्फ पेशेंट का मन ना टोटली डिपेंडेंट होता है आप क्या बोलने वाले हैं। दिस इज द रियलिटी। आप क्या बोलने वाले हैं। और ख़ास जो सर्जरी आदि होती है ना, जिसमें हम 24 घंटा इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे और फिर कहेंगे और उसके आधार पर अगले 24 घंटे चलते हैं। तो वो जो थोड़ा सा समय होता है, उस समय इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड वी आर काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द पेशेंट एंड द फैमिली, उनकी हीलिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी ठीक होंगे। और उससे क्या होगा, जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो हम धन कमा रहे हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हम सही ट्रीटमेंट देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, हम यहाँ पर धन कमाते हैं। इट्स अ एक्सचेंज। लेकिन जब हम उनको मन से हील करते हैं,
हम किसी को सेटिस्फाई करते हैं, हम 2 मिनट एक्स्ट्रा बात करते हैं, वो वहाँ से संतुष्ट होकर के जाता है। तब वो हमें सिर्फ वी डोंट ओनली अर्न मनी, तब हम क्या अर्न करते हैं? ब्लेसिंग्स। और परमात्मा हमें सिखाता है, आध्यात्मिक हम ये बहुत सीखते हैं कि धन जो है वो संभव को संभव कर सकता है। मनी की जो पावर है वो पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, लेकिन दुआएं एक ऐसी चीज़ होती हैं जीवन में जो असंभव को संभव कर सकती है। आपने भी अपने प्रोफेशन में बहुत मिरेकल्स देखे होंगे, और इसीलिए वो मिरेकल क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जिस समय आपको लगता है कि अभी हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, तो फिर आप कहते हैं अभी दवा नहीं, क्या करो? दुआ करो। वरना दुआ एक ऐसी पावर है कि अगर उसका पुण्य जमा है तो वो जो बीमारी है वो उसको भी पार करके ठीक हो सकता है, अगर उसने सत्य कर्म से अपने जीवन में पुण्य कमाया है। एंड दैट इज द मिरेकल दैट यू सी। The miracle is not because of one person, the miracle is because of their good karma, and you see that कि आप किसी पर इतनी मेहनत करी पर वहाँ नहीं हुआ, और यहाँ आपको लगता था कि हो ही नहीं सकता, पर सडनली कोई मिरेकल हो गया क्योंकि वो उसके पुण्य कर्म से वो मिरेकल दिखाई दिया। पर जब हम ये मिरेकल उनके जीवन में देखते हैं तो वो मिरेकल हम अपने जीवन में भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना, और वो मिरेकल क्रिएट होता है दुआओं से। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर भले सब नेगेटिव एनर्जी लेकर के आते हैं, लेकिन देकर क्या जाते हैं? देकर क्या जाते हैं? किसी दुकान पर हम चीज़ खरीदते हैं, हम ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है, हम उसके बाद उसको याद भी नहीं रखते। लेकिन डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर किसी फैमिली मेम्बर को ठीक करता है, हम सिर्फ उसको उस दिन याद नहीं करते, और हम सिर्फ उस दिन उसको थैंक यू नहीं करते, हम उसको जीवन भर उसको दुआ देते हैं, जीवन भर हमारी प्रेयर्स में वो रहते हैं। हर डॉक्टर डे पर भले हम मैसेज भेजे ना भेजे, वो हमें ज़रूर याद आता है। इट्स अ सटल ब्लेसिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली अर्निंग। बट दिस प्रोफेशन हैज़ बोथ थिंग्स। एनर्जी भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन दे करके क्या जा रहे हैं? दुआ। पर दुआएं कमा कौन सकता है? जो अपने मन का ध्यान रखकर और किस भाव से सेवा करे, किस भाव से। निस्वार्थ तो होता ही है, लेकिन जब हमें थोड़े से अपसेट हो गए या इरिटेट हो गए तो वो वाइब्रेशन चाहता है ना उनको, तो हमने दर्द वाले का और दर्द बढ़ा दिया। इट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कि आप दर्द वाले का दर्द बढ़ा दें। आगे वाली जो गाड़ी थी वो बड़ी स्लो चल रही थी, तो नेचुरली आगे वाला अगर स्लो हो तो पीछे वाले को थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, ज़्यादा हॉर्न करते हैं। फिर नज़दीक आए ना तो देखा गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लिखा हुआ था, उस पर लिखा था फिजिकली हैंडीकैप। अब जैसे स्टिकर पढ़ा तो स्टिकर पढ़ते ही वो जो गुस्सा था वो किस में बदल गया? कंपैशन में बदल गया, क्योंकि समझ आ गई ना, स्टिकर पढ़ते ही समझ में आ गया, अच्छा वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है इसलिए स्लो चला रहा है। लेकिन हमारे पास जो लोग दिन भर में आएंगे ना, चाहे हॉस्पिटल में चाहे बाहर, वो इनविजिबल स्टिकर के साथ आते हैं। वो स्टिकर लगा के नहीं आते, पर बहुत इनविजिबल स्टिकर होते हैं। किसी की मदर घर में ठीक नहीं है, किसी का बच्चा ठीक नहीं है, कोई डिवोर्स से गुजर रहा है, किसी के बच्चे की नौकरी छूट गई है, किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, बहुत कुछ है। इनविजिबल स्टिकर्स हैं, जो स्टिकर्स ऐसे हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बस हमें याद रखना पड़ेगा, बी काइंड, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। जस्ट बी काइंड, ऑल वी हैव टू डू इज बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी लविंग। पर ये वही कर सकता है जो पहले अपना ध्यान दे। फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, या आपने कई बार देखा होगा, एयर होस्टेस एक सूचना देती है, कहती है कि अगर हवा का दबाव कम होगा ना तो यहाँ से ये ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा। सुना आपने? फिर वो कहती है कि किसी की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहने। अब आप बताओ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आपके साथ आपका बच्चा बैठा है, और ऐसी कोई सीन होती है और वहाँ से 2 ऑक्सीजन मास्क नीचे लटकते हैं, आप क्या करेंगे? पहले किसको पहनाएंगे?
बच्चे को पहनाएंगे, वरना हर बार वो जो एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन देती है कि किसी की मदद करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहने, तो वो झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, क्या कर रही है। इमीडिएटली सबने कहा, क्योंकि इट सीम्स द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू। इफ माई चाइल्ड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, हाउ कैन आई वेयर माई मास्क फर्स्ट? मैं किसको मदद करूँगा? अपने बच्चे को। हम मदद करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का वहाँ पे कम है। आपने अगर अपना मास्क नहीं पहना होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे, ना आप किसी की मदद कर पाएंगे ना खुद की। Which means अगर आपको किसी की मदद करनी है तो पहले किसका ध्यान देना पड़ेगा? एंड समटाइम्स इट इज सो इनग्रेन्ड इन डॉक्टर्स, हमें सैक्रिफाइस करना है, हमें स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें डाइट के साथ करना है, विच आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपका एक कंपैशन फटीक होगा, बॉडी का फटीक होगा, कोई ना कोई एरर हो जाएगा, उस बहुत बड़ी बात हो सकती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एंड देन आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देन यू आर रेडी, देन यू आर गिविंग ऑल द टाइम। आप अपने वाइब्रेशन से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपने टाइम से ऑल द टाइम दे रहे हैं। इसको सेल्फिश नहीं समझें। टेकिंग आउट लिटिल टाइम फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल बीइंग इज नॉट सेल्फिश, इट इज़ एक्चुअली द नीड। ये ज़रूरत है। फाउंडेशन मजबूत नहीं है, बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना और मन को शक्तिशाली करने के लिए क्या करना। जैसे बॉडी को हमने क्या किया, बॉडी को अगर हेल्दी बनाना है तो फूड और एक्सरसाइज। ऐसे मन का फूड क्या है? मेडिटेशन, एक्सरसाइज है। अच्छा पहले तो ये बताएं, फूड और एक्सरसाइज में कितना कितना परसेंटेज होता है? इफ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, दे से फूड एंड एक्सरसाइज, हाउ मच परसेंटेज इज फूड एंड हाउ मच एक्सरसाइज? 50-50? It's not 50-50. 80-20. 80-20. And 80 is food. मतलब if you change your diet, half the work is done, है ना? हेल्थ के लिए एक्सरसाइज आप कितना करेंगे? 30 minutes to 1 hour. लेकिन फूड इज द मेजर थिंग। ऐसे ही मन का खाना क्या है? दैट इज 80%। वो चेंज हो गया ना, मन हेल्दी हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग आपके मन ने करनी है, खाना आपको बाहर से खाना है। खाना आप बाहर से खाएंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली सही सोचना शुरू कर देगा। एक सीन के अंदर किसी का मन पॉजिटिव सोच रहा है, एक सीन के अंदर किसी का मन, किसी का कह रहा है कितना ब्यूटीफुल है, किसी का कहता है क्यों तोड़ा गार्डन से, फूल तोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। एक कह रहा है इरिटेटिंग पेशेंट है, एक कह रहा है दर्द में है ना, दर्द में है इसलिए इतना सवाल पूछता है। So one is thinking right, one is thinking negative, one is thinking positive, one is getting upset. Same scene, same situation. किसी का मन शक्तिशाली है, किसी का मन कमजोर है। थिंकिंग आपके मन ने करनी है। थिंकिंग देखो, मन का खाना है जो आप सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन जो आप सारा दिन लेते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी से है, न्यूज़ चैनल से है, सोशल मीडिया से है, सिनेमा से है, आप जो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, मन ने वही सोचना है। और इसीलिए हमारे भारत में तो शुरू से था कि सवेरे की शुरुआत किससे करें? सत्संग से। इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ 20-30 मिनट्स सत्य को सुने, तो जब कोई परिस्थिति आएंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डिसाइड करना राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और फिर आप वो कर सकेंगे। पर क्योंकि अभी हम थोड़ा समय भी अच्छा सुनने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आप आधा घंटा भी अगर निकालेंगे ना, और अभी तो टेक्नोलॉजी भी है, समझो कहीं नहीं भी जा सकते, लेकिन हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिसमें कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, लेटिंग गो है, लव है, पीस है, आपको पता ही नहीं चलेगा, वैसा बनता चले जाएंगे। रिसेंटली आई मेट अ डायरेक्टर एक फिल्म के, पता है वो मुझे क्या कहते हैं? कहते हैं अभी अगर कोई कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बनानी है तो 2 ही चीज़ें चलती हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड टू लिसन टू दैट कि हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है। कौन सी 2 बातें होंगी?
कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म जो मनी कमाए? हाँ जी, he said violence and lust. कहते ये दो चीज़ें हैं, अगर ये डाल देते हैं तो फिल्म चलती है, नहीं तो फिल्म चलती नहीं है। और कई बार तो ज़रूरत भी नहीं होती तो भी हम कोई ऐसा वैसा सॉन्ग डाल देते हैं जस्ट टू मेक द मूवी वर्क। वी आर कंज्यूमिंग दिस। जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा, जैसा कंटेंट होगा वैसा कैरेक्टर होगा। हम उनको चेंज नहीं कर सकते पर अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। जैसे हम डाइट में चेंज ले आते हैं ना, तला हुआ नहीं खाना, ये नहीं खाना, हेल्दी खाएंगे, सैलेड खाएंगे, ऐसे ही हमें क्या देखना है। अगर आपने उतना भी शिफ्ट ले आया तो ये मन पॉजिटिव सोचना ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। एंड द लास्ट थिंग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सारा दिन नहीं करनी होती। जैसे आजकल बहुत बिजी लोग होते हैं ना, तो आप लोग क्या कहते हैं उनको कि ऑफिस में कोई सारा दिन काम करता है, आप कहते हैं हर आधे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा चक्कर लगाएं। कहते हैं कि नहीं कहते? उनको कई बार लगता है इतने से क्या होगा, हर घंटे के बाद मैंने जरा सा 1 मिनट का वॉक किया तो उससे क्या होगा। लेकिन आपको पता है उससे बॉडी हेल्दी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, फोकस बढ़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। तो आप कहते हैं कुछ नहीं, हर घंटे के बाद बस 1 मिनट चला। ऐसे ही हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए काम से डिटैच होकर के यहाँ पर देखे क्या चल रहा है, यहाँ पर देखे क्या चल रहा है। और अगर यहाँ पर जो थॉट है वो नेगेटिव है, कैसा पेशेंट है, तो उस थॉट को ट्रांसफॉर्म करके कहें दर्द में आया है, मेरा रोल है इसकी सेवा करना, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है इसकी सेवा करने के लिए, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये यहाँ से जाना चाहिए, संतुष्ट होकर जाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। है कि नहीं है? हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? 2-3 लाइनें अगर उस समय अपने को याद दिलाएं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ कंपैशनेट बीइंग एंड आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। बस मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं रहम दिल हूँ, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो सामने वाला मुझे 100% ट्रस्ट करता है, अपने को मेरे आगे सरेंडर करता है, मेरी जिम्मेवारी है इसके तन और मन को हील करना। और ये मेरे इतनी दुआएं कमाएगा कि मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मुझे अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ख़त्म करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन सब की दुआएं ही मेरे जीवन को, मेरे परिवार को चला देंगी। कर सकते? अभी हम 2-3 मिनट मेडिटेशन करें, प्रैक्टिस करें। देखो, जो हमने सुना, कोई आधे घंटे के सुनने से तो चेंज नहीं आता है, लेकिन आधे घंटे से सुनने से पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन। 3 स्टेप होते हैं जीवन में, रियलाइजेशन, लास्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बीच का स्टेप है डिटर्मिनेशन। आपने एक ओलंपिक प्लेयर सुना होगा, माइकल फेल्प्स करके, स्विमर, सुना है आपने? इस वर्ल्ड चैम्पियन, बहुत जीता है। तो एक इंटरव्यू में उनको किसी ने पूछा, आप इतने बड़े चैम्पियन हैं, आपने इतने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ये आपका सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस। तो उसने कहा कि हाँ प्रैक्टिस तो है, लेकिन फिर भी आपने जितनी कमाल करी है उतनी किसी ने नहीं करी, आपका सीक्रेट क्या है? तो उसने फिर धीरे से कहा रेगुलर प्रैक्टिस। फिर इंटरव्यू ने कहा नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ कुछ सीक्रेट क्या है? तो उसने कहा आप मेरा जवाब नहीं समझ रहे हैं। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है सर्दी है, गर्मी है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, शादी है, त्योहार है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी 12-16 घंटे उस स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करना ही है। और वो प्रैक्टिस ने मुझे चैम्पियन बनाया। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक वी मिस। हम चाहते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं ये ज़रूरी है, हमने आज रियलाइज़ किया होगा, लेकिन जो चीज़ मिस हो जाती है रियलाइजेशन और परिवर्तन के बीच में, वो है दृढ़ता की शक्ति। करना ही है,
अपने लिए 20-25 मिनट निकालना ही है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल होगा तो कल को मैं औरों की सेवा भी बहुत अच्छे से कर सकूँगा। चलिए अभी कंफर्टेबल होकर बैठे 2 मिनट के लिए।